हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आपकी हाईली डिमांड पर मैं लेकर आया हूं ओशन मूवी सीरीज का आखिरी पार्ट ओशन 13 को, जो 2007 में आई थी। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात करूं तो इसे IMDb पर मिले है 6.9 आउट ऑफ 10 और इसे 88% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो इसे अच्छे से समझने के लिए आप इसके पहले के दोनों पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में हम रस्टी को देखते हैं जो कहीं चोरी कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आया और रस्टी फौरन वहां से निकला। एयरपोर्ट में वो अपने प्राइवेट प्लेन में आया जहां डैनी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। रस्टी डैनी से टेस के बारे में पूछता है, लेकिन डैनी कहता है ये लड़ाई टेस और इजाबेल की नहीं है। फिर वो दोनों लास वेगास पहुंचते हैं जहां उन्हें लाइनस पिकअप करता है। फिर हम देखते हैं रूबेन हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर बताता है सदमे की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। अगर उसका परिवार या उसके दोस्त साथ हो तब शायद वो बच सकता है। फिर हम 1 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहां डैनी रूबेन को किसी विली बैंक नाम के आदमी के साथ काम करने से मना कर रहा था, क्योंकि रूबेन विली के साथ पार्टनरशिप में होटल प्लस कसिनो खोल रहा है। लेकिन विली बैंक पहले से ही धोखाधड़ी के लिए बदनाम था, लेकिन रूबेन डैनी की बात नहीं मानता। फिर हम देखते हैं रूबेन अपने होटल के अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में विली बैंक से मिलने गया। उसने बाकी के बचे हुए सारे इंतजाम कर दिए थे। तभी बैंक उससे कहता है अब वो पार्टनर नहीं रहे, जबकि होटल की जमीन रूबेन के ही नाम थी, जिसे रूबेन ने पहले ही बैंक के फर्म के नाम कर दी थी। बैंक रूबेन को जान से मारने की धमकी देकर उससे बाकी के डॉक्यूमेंट पर भी साइन करवा लेता है, जिससे रूबेन पूरा बर्बाद हो गया। विली बैंक के धोखा देने से ही रूबेन की ऐसी हालत हुई थी। ये जानने के बाद पूरी टीम बहुत गुस्से में थी। वो सब सीधा विली बैंक को मारने का ही प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन रस्टी और डैनी इसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे रूबेन का नुकसान नहीं भरेगा। वो विली बैंक को एक और मौका देने की बात करते हैं ताकि विली बैंक रूबेन का हिस्सा उसे वापस कर सके। अब मैं विली बैंक को बैंक बुलाऊंगा। आगे हम देखते हैं डैनी बैंक से रूबेन को उसका शेयर वापस देने का एक मौका देता है, लेकिन डैनी की ये बात सुनकर बैंक उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर अपनी और अपने पैसों की बड़ाई करने लगा। वो डैनी को इनडायरेक्टली धमकी भी देता है और उसे कोई परवाह नहीं रूबेन मर भी जाए तो, लेकिन उसे पता नहीं था वो सीधे ओशन 11 को चैलेंज कर रहा है। तब डैनी उसकी बात सुनकर चुपचाप वहां से चला गया। फिर कहानी सीधा 6 महीना आगे बढ़ती है और हम निगल को देखते हैं। निगल याद है ना आपको, उसे डैनी और रस्टी ने बुलाया था क्योंकि उनका प्लान एक जगह आकर रुक गया था। तब डैनी बताना शुरू करता है उस होटल का नाम द बैंक है, जिसे अभी सॉफ्ट ओपनिंग के लिए खोला गया है ताकि वो इसे टेस्ट कर सके। ग्रैंड ओपनिंग कुछ दिन बाद होने वाली थी। ये होटल बैंक ने खासकर जुआ खेलने वालों के लिए बनाया था। इस कैसीनो में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। ये होटल इतना आलीशान था कि यहाँ चांदी के चम्मच की जगह सोने के चम्मच से खाना परोसा जाता था। बैंक होटल की छोटी छोटी चीज भी अपने नजर में रखता था और उसमें बहुत ईगो भरा हुआ है। बैंक की राइट हैंड एक एबिगेल नाम की लड़की थी, जो एक वेटरेस को सिर्फ इसीलिए निकाल देती है क्योंकि उसका वजन सिर्फ 2 किलो बढ़ गया था। लेकिन इस होटल को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए बैंक ने अपना बहुत कुछ लगाया है, क्योंकि इस होटल के कसीनो में बड़े बड़े जुआरी आते थे, जिससे ये कसीनो हर रात $5 मिलियन साफ कर देता है, जिसे मेंटेन करने बैंक ने लोन लिया था, जिसके बदले उसने अपनी ही कंपनी के बोर्ड मेंबर की 9 में से 6 सीट गवा दी, जिससे उसका अपनी ही कंपनी पर कंट्रोल नहीं बचा। बोर्ड मेंबर किसी के सगे नहीं, इसीलिए कसीनो खुलने के पहले ही क्वार्टर में बैंक को $500 मिलियन चुकाने होंगे, नहीं तो उसे अपनी ही होटल कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए बैंक 5वीं बार रॉयल 5 डायमंड अवार्ड जीतना चाहता है ताकि बोर्ड मेंबर का भरोसा उस पर बना रहे। लेकिन बैंक के होटल में अवार्ड की जगह असली डायमंड के नेकलेस रखे थे, जिनके बारे में हमें मूवी में आगे पता चलेगा। निगल उन्हें उन नेकलेस को चुराने भी कहता है, मगर उन्हें चुराया नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत एडवांस सिक्योरिटी में थे। डैनी आगे कहता है बैंक इस बार 5 डायमंड अवार्ड नहीं जीतेगा, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया इस बार होटल रिव्यू करने कौन आने वाला है, और साथ ही उन्होंने होटल में फ्रंट डेस्क पर काम करने वाली डेबी नाम की लड़की को मकाऊ के होटल में मैनेजर की पोस्ट की लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। दरअसल उनका प्लान है द बैंक होटल कसिनो को 5 डायमंड अवार्ड मिलने से रोकना और ग्रैंड ओपनिंग के दिन कसिनो में खेल रहे जुआरियों को हर दाव जिताना, वो भी उन्हें बिना पता चले। मतलब पैसे वो जीतेंगे, हारेगा कसिनो, जिससे ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन ही कसिनो को $500 मिलियन का नुकसान होगा, जिसे बैंक कभी नहीं भर पाएगा क्योंकि उसने पहले ही लोन ले रखा है। होटल को 5 डायमंड अवार्ड भी नहीं मिलेगा और ग्रैंड ओपनिंग के दिन ही कसिनो को $500 मिलियन का नुकसान होने पर बोर्ड मेंबर बैंक को उसके ही कंपनी से निकाल देंगे, जिससे बैंक बर्बाद हो जाएगा। रस्टी बताता है
है उन्होंने पता लगाया है कि बैंक के पास इलीगली सरकारी फिंगरप्रिंट डेटाबेस का एक्सेस है, लेकिन उन्होंने भी उस सिस्टम के फायरवॉल चेक के जरिए उस डेटाबेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता ढूंढ लिया है। डैनी आगे बताता है वो लोग जुआरी बनकर कसिनो में जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने किसी डैनी शील्ड से बात की थी जो कि ग्रैंड ओपनिंग के दिन अपने साथ 18 जुआरियों को लेकर आएगा, लेकिन उसकी शर्त है वो सब जीतने चाहिए। डैनी कहता है वो सब बहुत जीतेंगे। निगल पूछता है मगर कैसे? कसिनो में किसी एक गेम से $500 मिलियन जीतना नामुमकिन है। डैनी कहता है वो पैसे बनाने वाले हर गेम में जीतेंगे, जैसे क्रैब्स जिसमें पासे फेंके जाते हैं, ब्लैक जैक मतलब पत्तों वाला खेल, स्लॉट्स इसे तो आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा जिसमें जैकपॉट लगता है, रूलेट जिसे घुमाकर और उसमें छोटी सी बॉल फेंक कर उसके नंबर पर दाव लगाया जाता है, लेकिन वो हर गेम का दाव कैसे जीतेंगे? डैनी सबसे पहले क्रैब से जीतने का तरीका बताता है। बेशर ने एक पॉलीमर तैयार किया है जो एक लाइटर जैसे डिवाइस से निकलने वाली अल्ट्रासोनिक पल्स से रिएक्ट करेगा। इस पॉलीमर में कोई मेटल नहीं था जिसे टेबल के कंपास इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसे मिलाने से डाइस का वेट भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो डाइस बदली नहीं जा सकती। इसीलिए डैनी ने वर्गिल को मेक्सिको की उस फैक्ट्री में वर्कर बनाकर भेजा जहां वो डाइस बनती थी, ताकि वर्गिल पॉलीमर को उस पिघले हुए प्लास्टिक में मिला सके जिससे डाइस मतलब पासे बनते हैं। फिर निगल ब्लैक जैक के बारे में पूछता है। रस्टी बताता है उन्होंने लिविंगस्टन को शफल रॉयल कंपनी में ज्वाइन करवाया है। शफल रॉयल कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, जिसे पार करने के लिए लिविंगस्टन ने अपने जूते में कील लगाया, और जब उसका टेस्ट हुआ तब वो कील पर प्रेशर डालने लगा, जिसके दर्द से उसका झूठ का स्ट्रेस लेवल और चोट का स्ट्रेस लेवल मैच हो गया, और लाई डिटेक्टर मशीन उसके झूठे जवाबों को पकड़ नहीं पाई, जिससे लिविंगस्टन को वहां नौकरी मिल गई। दरअसल शफल रॉयल कंपनी वो डिवाइस बनाती थी जिससे ब्लैक जैक गेम के ताश के पत्ते निकलते थे। निगल कहता है फिर वो स्लॉट में अटके होंगे, क्योंकि स्लॉट मशीन कंप्यूटर चिप पर चलती है, उन्हें उसके ट्रैप डोर को प्रोग्राम करना पड़ेगा। डैनी कहता है उन्होंने पहले ही कर लिया। दरअसल एक लड़का था जो स्लॉट मशीन की कंपनी में काम करता है, जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो $30 मिलियन देने पर उनका काम करने तैयार हो गया। फिर निगल कहता है अगर स्लॉट की प्रॉब्लम नहीं तो रूलेट पर अटके होंगे, क्योंकि रूलेट गेम को फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें पता लगाना मुश्किल है कि बॉल कौन से नंबर पर रुकेगा। लेकिन रस्टी कहता है वो उस पर भी काम कर रहे हैं। निगल पूछता है मगर कैसे? रस्टी बताता है 2 तरीकों से। पहले वो अपने आदमी को रूलेट गेम टेबल के साथ अंदर भेजेंगे। ग्रैंड ओपनिंग के दिन कसिनो में गेमिंग एक्सपो है, जिसमें फ्रैंक एक रूलेट कंपनी का गेमर बनकर रूलेट टेबल लेकर जाएगा, और वो बैंक को उस टेबल को अपने कसिनो में लगाने के लिए मजबूर करेंगे। दूसरे के लिए उन्होंने कसिनो के एक पिट बॉस को अपने साथ मिलाया है, क्योंकि वो होटल के सोने के चम्मच चुरा कर बेचा करता था। डैनी ने उसे पकड़वाने की धमकी और लालच देकर अपने साथ मिला लिया। आपको पिट बॉस के बारे में बताऊं तो पिट बॉस कसिनो का सुपरवाइजर होता है, जो कसिनो में चल रहे गेम्स पर नजर रखता है। निगल कहता है अगर उन्होंने सब प्लान कर लिया है तो उनकी प्रॉब्लम होगी जुआरियों को बाहर निकालने की, क्योंकि जुआरियों को उनके प्लान के बारे में पता नहीं होगा, जिससे उन्हें लगेगा ये उनकी लकी नाइट है और वो जीते हुए पैसे फिर से जुए में लगा देंगे। रस्टी कहता है इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। दरअसल बैंक ने कसिनो में सिक्योरिटी के लिए कोई नई चीज मंगवाई थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी लाइनस को उस चीज का सिर्फ नाम ही पता चला। उसका नाम था द ग्रेको द प्लेयर ट्रैकर। ग्रेको का नाम सुनते ही नेगल उनके पैसे वापस करके जाने कहता है, क्योंकि वो ग्रेको से जीत नहीं सकते, क्योंकि उससे जीतना नामुमकिन है। वो दोनों पूछते हैं आखिर ये ग्रेको है क्या? नेगल बताता है ग्रेको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जिसे हैक नहीं किया जा सकता, बंद नहीं किया जा सकता। ये कसिनो के सीसीटीवी कैमरा के जरिए जुआरियों पर नजर रखता है, और किसी के जीतने पर ग्रेको उसके आंखों की पुतली और दिल की धड़कन और उसके बॉडी टेम्परेचर से समझ जाता है वो जीत असली थी या उसने चीटिंग की है। साथ ही कसिनो के हर गेम टेबल पर सेंसर लगे होंगे, जिससे ग्रेको रियल टाइम में पता लगा लेता है कि गेम में चीटिंग हुई है या नहीं। और साथ ही ग्रेको को ऐसे कमरे में रखा जाता है जो कि शॉक प्रूफ टेम्परेचर कंट्रोल होता है। अगर ग्रेको को जरा सा भी लगे उस पर हमला हो रहा है तो वो कमरा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। रस्टी और डैनी कहते हैं ग्रेको को बंद करने का कोई तो रास्ता होगा। निगल कहता है उसे शटडाउन नहीं किया जा सकता। ग्रेको तब ही बंद होता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आए, जैसे भूकंप या बाढ़, और उसके आसपास मैग्नेट्रॉन नाम की चीज हो। डैनी पूछता है अगर वो उसे बंद करने में कामयाब हुए तो उसे रिबूट होने में कितना समय लगेगा? निगल कहता है लगभग 3.5 मिनट। डैनी कहता है इतना समय काफी होगा। फिर निगल उन्हें प्लान बताता है। उन्हें होटल के नीचे के गडर तक ड्रिल करनी होगी, और उस बड़ी ड्रिल मशीन को होटल गडर के नाली के कोने तक लाना होगा। जब वो गडर की दीवार से लगाकर ड्रिल घुमाएंगे तब बिल्डिंग वाइब्रेट होगी, जिससे ग्रेको को लगेगा भूकंप आया है, जिससे ग्रेको बंद हो जाएगा और रिबूट होकर 3.5 मिनट में वापस शुरू होगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन सब्र रखिए, आपको मूवी में आगे सब समझ में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं वो एक बिल्डिंग किराए पर लेकर एक बहुत बड़ी ड्रिल मंगवाते हैं और बेशर ड्रिल करना शुरू करता है। बेशर लाइनस को एक लेटर देता है रूबेन को देने के लिए। वही दूसरी तरफ
रस्टी साइंटिस्ट बनकर बैंक के पास गया जिसे डैनी रूबेन को दिखा रहा था। रस्टी बैंक को दिखाता है कि एक भूकंप आने वाला है और उनका होटल भूकंप की शॉक वेव के बीच में है। रस्टी उनका होटल बंद करने कहता है, मगर जाहिर सी बात है बैंक नहीं मानता। फिर रस्टी उसे एक डिवाइस देता है जिससे भूकंप आने पर उन्हें होटल खाली करने का थोड़ा समय मिल सकता है। बैंक उस डिवाइस को लेने से मना करता है, मगर रस्टी के जोर देने पर बैंक उसे अपनी चेयर के पीछे रखवा देता है, इस बात से अनजान कि उसमें एक कैमरा लगा है। फिर हम रस्टी और डैनी को हाउसकीपिंग के कपड़ों में देखते हैं। तभी रस्टी को डेबी का कॉल आता है जो होटल के फ्रंट डेस्क पर काम करती है। उसके कुछ बताते ही वो दोनों होटल रूम नंबर 1706 में जाते हैं और वहाँ कुछ केमिकल के साथ कमरे में कुछ छेड़छाड़ करते हैं। वही रिसेप्शन पर एबिगेल नजर रख रही थी। तभी लाइन में खड़ा एक आदमी अपनी फाइल नीचे गिराता है जिसे देखकर एबिगेल खुश हो गई। वो फाइल 5 डायमंड अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन की फाइल थी। एबिगेल बैंक को बुलाकर बताती है और उसके कहने पर एबिगेल उस आदमी के पास गई जो कि सॉल था और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देने लगी। सॉल के हाथ में एक पेड बैग था जिसमें से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी जिसे सॉल किसी को उठाने नहीं देता। वही हम एक और आदमी को देखते हैं जिसकी फोटो डेबी के पास थी। जब वो रिसेप्शन पर चेकिंग करने आया, डेबी उसे कमरा नंबर 1706 देती है जिसमें थोड़ी देर पहले ही डैनी और रस्टी कुछ गड़बड़ करके गए थे। आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बैंक और एबिगेल सॉल को वो आदमी समझ रहे थे जो 5 डायमंड अवार्ड के लिए उनका होटल रिव्यू करने आया है, लेकिन वो आदमी वही था जिसे डेबी ने कमरा नंबर 1706 दिया था। थोड़ी देर बाद सॉल को डैनी का कॉल आता है। दरअसल सॉल ने जानबूझकर कमरा नंबर 1705 लिया था। सॉल अपने पेड बैग में से केमिकल निकालता है, फिर वेंटिलेशन के पास ले जाकर उसमें कुछ डालता है जिससे निकलने वाला धुआं उस आदमी के रूम में गया जिससे उसे बहुत गंदी बदबू आई। वो रूम चेंज करने रिसेप्शन पर कॉल करता है, लेकिन उसका फोन डेबी उठाती है और होटल पूरा बुक होने का बहाना करके फोन रख देती है। जब वो बदबू से बचने बाहर आया तब सॉल को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। सॉल की बातों से उसे पता चलता है होटल के बहुत सारे कमरे अभी भी खाली है। फिर वो आदमी होटल के रेस्टोरेंट में जाकर टेबल मांगता है, लेकिन रेस्टोरेंट का रिसेप्शनिस्ट कहता है वहाँ के पूरे टेबल बुक है और उसे दूसरे रेस्टोरेंट में जाने कहता है। उसके जाते ही रस्टी आकर उस रिसेप्शनिस्ट के जेब में पैसे रखता है। वो आदमी वहाँ से निकलकर दूसरे रेस्टोरेंट में गया और खाना ऑर्डर किया, लेकिन उसका ऑर्डर लेता है टर्क। टर्क उसके खाने में कुछ मिला देता है और वो उस खाने को खा भी लेता है। फिर हम होटल में देखते हैं डैनी के पुराने दोस्त नाइट फॉक्स को जिसने उन पर नजर रखी हुई थी। वही वो आदमी अपने कमरे में आया जिसे वो खाना खाने से उल्टी आ गई थी। वो बाथरूम से निकलकर अपनी फाइल में रेस्टोरेंट के खाने और स्टाफ को बहुत खराब रेटिंग देता है। फिर एक गॉगल निकाल कर कमरे की सफाई चेक करता है, तब उसे बिस्तर पर कीड़े दिखाई देते हैं और वो नहाने भागता है। वही डॉक्टर रस्टी और डैनी को बताता है रूबेन की हालत में कोई सुधार नहीं। उनके जाते ही लाइनस उन्हें एक और बुरी खबर सुनाता है कि मेक्सिको की डाइस फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और उसका काम बंद हो गया। और तो और वर्गिल भी उस हड़ताल में शामिल था। फिर वो सब टर्क को मेक्सिको जाकर सब ठीक करने कहते हैं, क्योंकि अगर वो डाइस सही समय पर कसिनो में नहीं आई तो उनका प्लान यही खत्म हो जाएगा। तभी रस्टी को बेशर का कॉल आता है। बेशर उन्हें एक और बुरी खबर देता है कि उनकी ड्रिल सामने से टूट गई और उन्हें नई ड्रिल चाहिए। अब सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी ड्रिल खरीदनी होगी, लेकिन उन सभी के पैसे खत्म हो चुके थे। उनके पास $10 मिलियन ही बचे थे और दूसरी ड्रिल $36 मिलियन की थी। तभी डॉक्टर आकर बताता है रूबेन को होश आ गया। डैनी और रस्टी उससे मिलने गए। तभी वह लाइनस आकर उन्हें बाहर ले जाता है और उन्हें पैसे जुटाने का एक आइडिया बताता है जो डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन लाइनस कहता है उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो वो आइडिया क्या था? वो आइडिया था टेरी को अपने प्लान में पार्टनर बनाने का। टेरी उनके प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की 3 शर्त रखता है। पहली, उनमें से किसी ने भी उसे धोखा दिया तो वो सबको मार देगा और वो पूरे प्लान पर नजर रखेगा। डैनी पहली शर्त मान जाता है। दूसरी शर्त, उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होनी चाहिए। रस्टी इसे भी मान जाता है। बैंक टेरी का कॉम्पिटिटर था और बैंक हमेशा 5 डायमंड अवार्ड जीत जाता था और जब भी वो अवार्ड जीतता था वो अपनी बीवी के लिए असली डायमंड नेकलेस खरीदता था, मतलब एक नेकलेस में 5 डायमंड। इसीलिए टेरी आखिरी शर्त रखता है कि उन्हें बैंक के डायमंड के नेकलेस भी चुराने होंगे, जिसे सुनकर वो तीनों इसे मानने से मना करते हैं, मगर टेरी अपनी शर्त पर अड़ जाता है तो मजबूरन उन्हें टेरी की तीसरी शर्त भी माननी पड़ती है। फिर वो सब नेकलेस चुराने के प्लान पर डिस्कस करते हैं। बैंक ने पहले ही 5वां नेकलेस खरीद लिया था ये सोचकर कि वो 5वीं बार भी अवार्ड जीतेगा, जिनकी कीमत अभी $250 मिलियन है और वो होटल के टॉप फ्लोर में एक मोटे कांच के बूथ में रखा है जो फ्लोर और छत से जुड़ा है और वो कमरा सिक्योरिटी कोड से खुलता है। उस कमरे का फ्लोर 5 इंच स्टील से बना है। उन लोगों ने अगर दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश की या उस कांच के बूथ को खोलने की कोशिश की तो सायरन बज जाएंगे और वो कमरा ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। रस्टी के पास होटल के ब्लूप्रिंट है जिससे वो उस कमरे के नीचे के वेंटिलेशन शाफ्ट का पता लगाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं येन एक वीवीआईपी गेस्ट और रस्टी नकली नाक लगाकर येन का मैनेजर बनकर आता है, जिन्हें एबिगेल खुद पिकअप करने गई क्योंकि उन्होंने चेकिंग करने से पहले ही उनके होटल में $10 मिलियन डिपॉजिट करवाए थे और एबिगेल ने उनके लिए होटल का सबसे बड़ा
बड़ा एशियन विला बुक करवाया था। होटल आने पर एबिगेल रस्टी और येन का पता लगाने FBI को कॉल करती है क्योंकि उसने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना। फिर डैनी और रस्टी येन के रूम में गए। फिर येन वेंटिलेशन शाफ्ट में जाता है और लिफ्ट से बचते हुए एक जगह पहुंचकर वहां एक डिवाइस लगाता है। फिर हम रूबेन को देखते हैं, वो पूरे टीम के उसके लिए लिखे गए लेटर पढ़ता है और पूरे लेटर पढ़ने तक उसकी हालत काफी ठीक हो जाती है। वही हम उस आदमी को देखते हैं जो बेचारा सोफे पर सो रहा था। उसके चेहरे पर पूरे निशान आ चुके थे। वही फ्रैंक को रस्टी के लगाए हुए कैमरा से पता लगता है। बैंक टेरी से नफरत करता है और उसे सैमसंग का कोई नया फोन चाहिए जिसे लॉन्च होने में अभी 2 महीने बाकी है। तब येन कहता है वो सैमसंग के मालिक को जानता है। होटल में बैंक वहाँ बैठे सॉल से मिलता है। सॉल उसके होटल की तारीफ करता है। अगले सीन में रस्टी डैनी के कमरे में आया जहाँ डैनी की आंखों में आंसू थे और टीवी चल रहा था। रस्टी जाकर देखता है तो टीवी में एक रियलिटी शो आ रहा था जिसमें वो अनाथ बच्चों को गिफ्ट दे रहे थे, जिसे देखकर रस्टी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर एक मॉल में लाइनस रस्टी और डैनी से मिलने आता है जहां उन लोगों पर नाइट फॉक्स ने नजर रखी हुई थी। तब डैनी टर्क को कॉल करके मेक्सिको की फैक्ट्री के बारे में पूछता है जहां टर्क भी उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो गया था। अगले सीन में होटल के टॉप फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा पर नजर रखने वाले गार्ड को डैनी कॉल करके बोलता है कि उसके बेटे का स्कूल में झगड़ा हुआ है। तो वो उसके सामने से गुजर रहे गार्ड को अपनी जगह बैठाकर वहां से निकलता है। वो गार्ड रस्टी था। रस्टी वहां के सीसीटीवी कैमरा बंद कर देता है और सामने से डैनी, फ्रैंक और रस्टी बैग लेकर निकलते हैं। वो तीनों डक के जरिए डायमंड के कमरे के नीचे पहुंचते हैं और वहां रस्टी छत पर हेलीपैड पर जाता है और उसके चारों तरफ कुछ वायर लगाता है और फिर हुक लगाता है। डैनी पर टेरी ने कैमरा से नजर रखी हुई थी। वहां उन्हें मालूम पड़ता है उस फ्लोर को काटना नामुमकिन है। फिर वो सब टेरी से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं नेकलेस चोरी करना मुश्किल है, मगर टेरी नहीं मानता। उसे चोरी करने उन्हें कमरे में जाकर नकली नेकलेस से असली नेकलेस से बदलना होगा, लेकिन सिक्योरिटी कोड बैंक और एबिगेल के पास है। एबिगेल का नाम सुनते ही लाइनस कहता है वो ये काम कर लेगा क्योंकि उसने एबिगेल को पटा लिया है। लाइनस बहुत जोर देता है ये काम करने के लिए, इसीलिए ये काम डैनी लाइनस को देता है। तब रस्टी मेक्सिको की फैक्ट्री की प्रॉब्लम बताता है कि वहाँ के मजदूर पिछली तनख्वाह ना मिलने को लेकर स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि 200 वर्कर को मिलाकर सिर्फ $36,000 थी। फिर वो पैसे मेक्सिको भिजवाते हैं और फैक्ट्री का काम फिर से शुरू होता है जहाँ टर्क और वर्गिर पिघले हुए प्लास्टिक में पॉलीमर मिलाते हैं। फिर उससे बने हुए डाइस पैक होते हैं। फिर टर्क और वर्गिर उन्हें लेकर निकलते हैं। फिर ग्रैंड ओपनिंग की सुबह होती है और कैसीनो में गेमिंग एक्सपो लगा जहाँ फ्रैंक कुछ मॉडल के साथ अपनी कंपनी का रूलेट गेम टेबल लेकर आया था। फिर वहाँ बैंक को अपने टेबल को कैसीनो में लगाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बैंक उसके टेबल में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाता। मगर तभी वहाँ टेरी आया और वो फ्रैंक का टेबल अपने कैसीनो में लगाने का ऑफर देता है। टेरी को देखकर बैंक अपने ईगो के चलते फ्रैंक को टेरी से भी बड़ा ऑफर देता है और फ्रैंक का रूलेट गेम टेबल अपने कैसीनो में लगा देता है। और इस तरह डैनी का प्लान कामयाब होता है क्योंकि डैनी और रस्टी बैंक के ईगो के बारे में अच्छे से जानते थे। थोड़ी देर बाद बैंक कुछ लोगों से बात कर रहा था जो ग्रैंड ओपनिंग के समय बाइक स्टंट करने वाले थे। थोड़ी देर बाद डेबी एबिगेल को एक पार्सल ला कर देती है जिसमें सैमसंग का वही फोन था जो बैंक को चाहिए, जिसे लॉन्च होने में अभी 2 महीने बाकी थे। उसे देखकर एबिगेल बहुत खुश हुई और उसे बैंक के टेबल पर रखवा दी, जिसे देखकर बैंक भी बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रूबेन भी तैयार हुआ। अब होती है कैसीनो की ग्रैंड ओपनिंग की शाम और कैसीनो में लोगों का आना शुरू होता है। डैनी भी अपने 18 जुआरियों को लेकर कैसीनो पहुंचा जो सारे एशियन थे। फ्रैंक अपने टेबल पर आया और मेक्सिको की डाइस भी पहुंचती है। लिविंगस्टन शफल रॉयल कंपनी का एम्प्लॉय बनकर ब्लैक जैक की मशीन में अपना काम शुरू करता है। वही वो डाइस चेक होती है और चेकिंग के बाद उन्हें कैसीनो टेबल पर भेजा जाता है और उसी समय टर्क और वर्गिल कहीं भागते हुए जा रहे थे। वही फ्रैंक उस पिट बॉस से मिलता है जो उन लोगों से मिला हुआ था और उसे उनकी बनाई हुई बॉल देता है। बैंक ने ओपनिंग पर सुमो रेसलिंग मैच रखवाया था जहां उसे डैनी कुछ लोगों के साथ दिखा, लेकिन बैंक डैनी को बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके साथ जुआरी थे। बैंक डैनी को दूर ले जाकर उसे ऑफर देता है कि उसके साथ आए जुआरी जितने भी पैसे हारेंगे वो डैनी को उसका 10% देगा, लेकिन डैनी 30% मांगता है और उनके लिए एशियन विला भी मांगता है। बैंक इसके लिए मान जाता है। वही टर्क और वर्गिल उस आदमी के पास पहुंचे और उसे जबरदस्ती उसका रूम खाली करने बोलने लगे। वही रस्टी अपने गर्दन पर कोई पेपर लगाता है, फिर उसे जलाकर तैयार होता है। फिर वहाँ एबिगेल आई और रस्टी को विला खाली करने बोलने लगी क्योंकि डैनी ने बैंक से एशियन विला मांगा था जिसके लिए बैंक ने एबिगेल को भेजा था, क्योंकि आज तक के लिए ही येन और लाइनस ने वो विला बुक किया था। लेकिन लाइनस के गर्दन से निकलती स्मेल सूंघते ही एबिगेल हॉर्नी होने लगी और लाइनस से दूर होने की कोशिश करने लगी मगर नहीं कर पाती। वही टर्क और वर्गिल केबल रूम में जाकर वहाँ कोई डिवाइस लगाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वहाँ से भागकर ड्रिल और बेशर के पास पहुँचते हैं। बेशर उन दोनों को वहाँ का काम देकर निकलता है। कैसीनो में लिविंगस्टन ब्लैक जैक मशीन में अपना काम कर रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग आए जिन्हें डैनी ने देख लिया था और सबको सावधान रहने बोलने लगा क्योंकि वो सब FBI एजेंट थे। तभी फ्रैंक लिविंगस्टन को इशारा करता है क्योंकि उसके पीछे FBI एजेंट आ गए थे और वो उसे पहचान लेते
जाते हैं, फिर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहाँ बैंक आया। ऑफिसर उसे बताता है ये चोर है और इसने अपनी कंपनी में नकली डॉक्यूमेंट देकर नौकरी हासिल की। बैंक अपने मैनेजर से पूछता है अब तक उसने कितनी मशीन को छुआ है। उसके मैनेजर को मशीन की गिनती का अंदाजा नहीं था। बैंक सारी ब्लैक जैक मशीन बदलवाने कहता है, लेकिन वो ऑफिसर बताता है कंपनी सारी नई मशीन भेज रही है और वो लोग लिविंगस्टन को हथकड़ी पहनाकर वहां से लेकर निकल जाते हैं और उसे कार में रखते हैं। बैंक का मैनेजर बताता है उसके फिंगरप्रिंट बाकी के मशीन पर भी है। बैंक फिंगरप्रिंट से लिविंगस्टन के बाकी साथियों के बारे में पता लगाने कहता है, क्योंकि आपको याद होगा बैंक के पास सरकारी फिंगरप्रिंट डेटाबेस का एक्सेस है। बेशर ये बात सबको बताता है क्योंकि ये उनके प्लान में नहीं था। तब वहां के बाइक स्टंट को देखकर बेशर को एक आइडिया आया, लेकिन डेटाबेस को हैक करने वाला मतलब लिविंगस्टन को FBI ने पकड़ रखा था। तब वर्जिल कहता है वो डेटाबेस को हैक कर सकता है। डैनी उसे ही ये काम करने कहता है। वही कंपनी दूसरी ब्लैक जैक मशीन भिजवाती है और उन मशीन को लेकर आता है नेगल। मतलब लिविंगस्टन को पकड़वाना उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन क्या लिविंगस्टन को सच में FBI ने पकड़ लिया? थोड़ी देर बाद रस्टी रूबेन को वहां लेकर आया। सब रूबेन का वेलकम करते हैं। फिर रूबेन जुआ खेलने गया। दूसरी तरफ बैंक का मैनेजर लिविंगस्टन के फिंगरप्रिंट को स्कैन कर रहा था। वही वर्गिल अपना लैपटॉप लेकर तैयार था और टर्क रिमोट से उन केबल यूनिट में ब्लास्ट करता है, जिससे पूरे स्लॉट मशीन बंद हो जाती है। वही दूसरी तरफ एबिगेल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तब उसे रस्टी कहीं और चलने कहता है क्योंकि ये उसके मालिक का रूम था। तब एबिगेल उसे नेकलेस वाले रूम में लेकर आई क्योंकि होटल के सभी रूम फुल थे। रूम में आते ही लाइनस उन नेकलेस बूथ के चारों तरफ कुछ चुपके से लगाने लगता है। एबिगेल वहां के CCTV कैमरा बंद कर देती है। तब उसे बैंक का कॉल आया, लेकिन लाइनस उसका फोन अपने पास रख लेता है। उनकी बातें सुनकर टेरी एंजॉय कर रहा था। वही बैंक के मैनेजर को लिविंगस्टन और उससे जुड़े बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और वो उसे बैंक के कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। वही सॉल बाथरूम में अपना भेष बदलता है और बाहर 2 लड़कियों को कॉल करता है। वो लड़कियां उस स्टंटमैन के वेनिटी वैन में गई, जिन्हें देखकर ठरकी स्टंटमैन उनके पीछे वैन में गया और बेशर वैन से उसके कपड़े खींच लेता है। बैंक के कंप्यूटर में ओशन 11 की इन्फॉर्मेशन अपलोड हो रही थी। तभी वहाँ बेशर स्टंटमैन बनकर आता है और बैंक को अपनी बातों में उलझाने लगता है। उनकी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाती है, मगर वर्गिल बैंक का कंप्यूटर हैक करके उन सबकी फोटो और इन्फॉर्मेशन बदल देता है और उसका काम होते ही बेशर वहां से चला जाता है और बैंक को उनकी बदली हुई फोटो दिखाई देती है। रस्टी कसिनो की एक स्लॉट मशीन के पास जाता है, फिर उसमें सीक्वेंस से एक एक करके कॉइन डालता है। फिर एक औरत को वहां आते हुए देख एक कॉइन वही रखकर चला जाता है। वो लेडी उस कॉइन को मशीन में डालती है और उसका 3 मिलियन का जैकपॉट लग जाता है। कंट्रोल रूम से ग्रेको के जरिए सिक्योरिटी उस लड़की को स्कैन करती है, लेकिन वो सच में जीती थी, उसने चीटिंग नहीं की थी, इसीलिए ग्रेको उसे पकड़ नहीं पाता। इससे स्लॉट मशीन का ट्रैप डोर भी टूट जाता है। मतलब हर स्लॉट मशीन में जैकपॉट लगेगा, क्योंकि उसकी ट्रैप डोर चिप पहले ही वर्गिल और टर्क ने उड़ा दी थी और उसे जीतता देख बाकी जुआरी भी स्लॉट मशीन में खेलना शुरू कर देते हैं। वही कसिनो में नई डाइस आती है। फिर फ्रैंक पिट बॉस को इशारा करता है, वो भी वहाँ के रूलेट गेम की बॉल्स बदल देता है। फिर वहाँ येन $10 मिलियन लेकर रूलेट गेम खेलने आया। तभी वर्गिल और टर्क ड्रिल शुरू करते हैं, जिसे होटल हिलने लगा। बैंक फौरन ग्रेको के कमरे में भागता है, लेकिन फ्रैंक बताता है ग्रेको अब भी चल रहा है। बैंक ग्रेको के कमरे में आया, ग्रेको अभी भी चल रहा था। तभी उसका मैनेजर कहता है एक पिट बॉस रूलेट गेम आगे बढ़ाने की इजाजत मांग रहा है, क्योंकि $10 मिलियन की चाल है। ग्रेको के चालू होने की वजह से बैंक उसे गेम आगे बढ़ाने की इजाजत दे देता है। इस बात से अनजान की रूलेट की बॉल्स बदल चुकी है। वही रूलेट गेम शुरू होता है। तभी बैंक को उसके नए सैमसंग के फोन पर एक कॉल आती है। सामने वाला कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन ग्रेको धीरे धीरे बंद होने लगा। ग्रेको का ऑपरेटर बोलता है यहाँ किसी के पास मैग्नेट्रॉन है, जिससे ग्रेको ऑटोमेटिक सेफ्टी मोड में जा रहा है और कुछ ही सेकंड में ग्रेको बंद हो जाता है और वो कमरा लॉक हो जाता है। वही येन $10 मिलियन की चाल जीत जाता है और अब शुरू होता है असली खेल। रस्टी और डैनी सबको खेलने का इशारा करते हैं। वही बैंक सबको अपनी जेब में मैग्नेट्रॉन ढूंढने कहता है, मगर मैग्नेट्रॉन उसके सैमसंग के फोन में ही था। बैंक को जो कॉल आई थी वो मैग्नेट्रॉन को एक्टिवेट करने की थी। बैंक कॉल करके कसिनो के पूरे गेम बंद करने के लिए बाहर कॉल करने की कोशिश करता है, मगर सिस्टम ने सब लॉकडाउन कर दिया था। अब रिबूट होने में 3.5 मिनट लगने वाले थे। वही बाहर रस्टी, येन, रूबेन, डैनी और उसके साथ आए हुए लोग जुआ खेलना शुरू करते हैं और लाइटर और डाइस की मदद से सब जीतने लगते हैं। और इतना ही नहीं, कसिनो में खेल रहा हर एक इंसान जीतने लगा। वही बैंक वहाँ फंसे हुए पागल हो रहा था। 3.5 मिनट होते ही सिस्टम रिस्टार्ट होता है, लेकिन वर्गिल और टर्क फिर से ड्रिल शुरू करते हैं, जिससे फिर से थोड़ी देर बिल्डिंग हिलती है, मगर कोई बाहर नहीं जाता। इसीलिए रस्टी और स्पीड से ड्रिल घुमाने कहता है, जिससे कसिनो की चीजें गिरने लगी। तब सब डर के बाहर भागने लगे। बैंक सबको बाहर भागते हुए देखता है। वही टेरी बैंक की बर्बादी देखकर खुश हो रहा था। डैनी ड्रिल बंद करने कहता है, मगर टर्क कहता है ड्रिल बंद ही है। मतलब ये सच में भूकंप का झटका था। भूकंप के रुकने तक सारे जुआरी टोटल 500 मिलियन जीतकर बाहर निकल चुके थे और बैंक बस चिल्लाता रह जाता है। वही ऊपर एबिगेल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ वो
FBI एजेंट आया और लाइनस को पकड़ लिया और एबिगेल को उसकी सच्चाई बताई कि वो यहाँ इन नेकलेस को नकली नेकलेस से बदलने आया था। ये सुनकर एबिगेल को बहुत दुख हुआ और वो उस ऑफिसर को बैंक को ये बताने मना करती है। वो ऑफिसर लाइनस को लिफ्ट में लेकर गया और तब हमें पता चलता है वो FBI एजेंट लाइनस के डैड है। मतलब दूसरे पार्ट में उसकी मॉम उसे निकालने आई थी और तीसरे पार्ट में उसके डैड। तभी डैनी लाइनस से उन नेकलेस के बारे में पूछता है। लाइनस कहता है उसने नेकलेस बदल दिए। ये सुनते ही टेरी नाइट फॉक्स को कॉल करता है। मतलब नाइट फॉक्स और टेरी मिले हुए हैं। टेरी और उसके डैड छत पर आते हैं जहाँ बेशर हेलीकॉप्टर से उन्हें लेने आ रहा था। तभी कहीं से निकलकर वहाँ नाइट फॉक्स आया जो कि वहाँ उनका इंतजार कर रहा था। नाइट फॉक्स गन पॉइंट पर लाइनस से नेकलेस ले लेता है और छत से पैराशूट की मदद से कूद जाता है। फिर बेशर हेलीकॉप्टर लैंड करता है। रस्टी हेलीकॉप्टर से उस हुक को जोड़ता है जिन्हें रस्टी ने लगाए थे। वही नीचे डैनी बैंक से मिलता है और उसे इशारे में बताता है ये उसका ही काम है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बैंक उससे कहता है उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 5 डायमंड अवार्ड जीतने वाला है। तभी वहाँ सॉल अपने असली रूप में आया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि जिसे वो 5 डायमंड अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यूअर समझ रहा था वो तो डैनी का आदमी निकला। लेकिन अभी तो बैंक के लिए एक और सरप्राइज बाकी था। छत पर वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है। फिर लाइनस एक रिमोट का बटन दबाता है जिससे उस नेकलेस बॉक्स के नीचे लगे हुए बम और लाइनस के लगाए हुए बॉक्स के चारों तरफ के बम में काउंटडाउन होता है और काउंटडाउन पूरा होते ही वो बम ब्लास्ट होते हैं। साथ ही रस्टी के लगाए हुए छत के वायर भी जलने लगते हैं जिससे छत कट जाती है और वो हेलीकॉप्टर से पूरा बॉक्स ही उखाड़ कर ले जाते हैं। मतलब लाइनस ने नेकलेस बदले ही नहीं थे। नीचे बैंक अपने डायमंड को जाते हुए देखता है और साथ ही नाइट फॉक्स भी उस हेलीकॉप्टर को जाते हुए देख रहा था। वो समझ जाता है उसके पास नकली डायमंड है। फिर उसके दिमाग में ये आया होगा एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फिर पूरी टीम रुबेन के घर से आतिशबाजी देखती है और डैनी रुबेन को 4.5 एकड़ जमीन गिफ्ट करता है जो उससे बैंक ने छीन ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं डैनी टेरी से मिलने गया और उसे नाइट फॉक्स के छत पर होने के लिए कन्फ्रंट करने लगा। टेरी उससे पूछता है उसे उसके प्लान के बारे में कैसे पता चला। तब डैनी कहता है क्योंकि वो टेरी है और वो ओशन 11। दरअसल नाइट फॉक्स उन पर नजर रख रहा था मगर असल में तो वो नाइट फॉक्स पर नजर रख रहे थे। इसीलिए लिफ्ट में जानबूझकर लाइनस ने डैनी को कहा था उसने डायमंड बदल दिए क्योंकि टेरी भी उनकी बातें सुन रहा था। जब वो नेकलेस के रूम के नीचे गए थे और उन्होंने बोला था वो उसे नहीं चुरा सकते, वो झूठ था। उन्होंने टेरी को नेकलेस चुराने का आधा प्लान ही बताया था। डैनी ने टेरी का हिस्सा अनाथ बच्चों को चैरिटी में दे दिया था जिन्हें डैनी और रस्टी ने टीवी में देखा था। एयरपोर्ट पर डैनी, रस्टी और लाइनस टेरी का इंटरव्यू देख रहे थे जहाँ उसे $72 मिलियन चैरिटी देने के लिए बुलाया गया था। फिर लाइनस उन दोनों से विदा लेकर चला जाता है। डैनी रस्टी को सेटल होने की सलाह देता है और वो भी अपने रास्ते चला गया। फिर हम उस बेचारे 5 डायमंड अवार्ड रिव्यू करने वाले बंदे को देखते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्लॉट मशीन पर आकर बैठा जहां पहले से रस्टी बैठा था। रस्टी एक कॉइन छोड़कर उसे खेलने की सलाह देकर चला जाता है और जैसे ही वो कॉइन डालता है उसे भी $1 मिलियन का जैकपॉट लगता है और वो भी बहुत खुश हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।